कितने प्रकार के होते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कोशिका का सारा कुछ पढ़ चुका था, कोशिका क्या होता है क्या नहीं होता है सारा कुछ पढ़ चुका था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। तो संरचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार के होते हैं। संरचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक हिंदी में भी लिख देती हूँ, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। और ये दूसरा होता है यूकैरियोटिक। क्या देखो, ये प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव। प्रीमिटिव बोले तो ओल्ड, पुराना, ठीक है। और ये कैरियोटिक आता है कैरियन से। कैरियन, कैरियोटिक से क्या बना, कैरियन। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोले तो केंद्रक, केंद्रक, ठीक है। और यहाँ पे ये यू का मतलब हो जाता है ट्रू, बोले तो सत्य, ठीक, बोले तो केंद्रक, केंद्रक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, समझ में आएगा। देखो, जिसमें केंद्रक पाया जाएगा यानी जिसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा वो हो जाएगा क्या, यूकैरियोटिक। और जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा वो हो जाएगा प्रोकैरियोटिक। तो अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफिनेशन थोड़ा सा लिख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक होता क्या है, डिफिनेशन लिख लेते हैं। एक साइड प्रोकैरियोटिक और एक साइड यूकैरियोटिक लिख के स्लैश लो। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक हो गया और ये हो गया यूकैरियोटिक। देखो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वह कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, उसे प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। वह कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जीवाणु। जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है। वह कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता उसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। उसका जस्ट यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, वह कोशिका जिसमें केंद्रक पाया जाता है उसे हम यूकैरियोटिक कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मानव की कोशिका। मानव की कोशिका, ठीक है। वह कोशिका जिसमें केंद्रक पाया जाएगा यानी न्यूक्लियस पाया जाएगा उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक, मानव की कोशिका। वह कोशिका जिसमें प्रोकैरियोटिक नहीं पाया जाएगा, वह
वह कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल हो गया मानव की कोशिका। ठीक है, अब हम प्रोकैरियोटिक का सेल बनाएंगे। प्रोकैरियोटिक का सेल कैसा होता है, ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक का सेल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा बेसल बॉडी। ये इससे फ्लैजिला निकला है, ऐसे फ्लैजिला फर्क से बना है, ये फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला हो गया, ये हो गया हमारा बेसल बॉडी। बेसल बॉडी हो गया, यहाँ पे हमारा तरल पदार्थ भी इसमें लेंगे, तरल पदार्थ। ठीक है, और ये सीलिया रहेगा, फिर पूरा सीलिया रहेगा। सारे पार्ट का नाम हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलेंगे। क्या सीलिया हो गया, बन गया सेल, अच्छा खासा सेल वैसे बन गया। स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसल बॉडी। ठीक है, बेसल बॉडी। ये फ्लैजिला, फ्लैजिला को हिंदी में बोलते हैं कसाभिका। और ये जो इसमें ऐसे ऐसे तरल पदार्थ है ये जीव द्रव्य, इसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, और ये एक साथ बहुत सारा राइबोसोम हमारा कनेक्टेड है, इसलिए हम इसको पॉलीराइबोसोम बोले। ठीक है, एक साथ बहुत सारा राइबोसोम है। ये हमारा न्यूक्लियाइड हो गया, न्यूक्लियस और न्यूक्लियाइड में बहुत फर्क है, ये न्यूक्लियाइड हो गया हमारा। ठीक है, और ये देखो ये प्लाज्मिड हो गया, प्लाज्मिड ये वाला। सेल मेम्ब्रेन, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये कैप्सूल हो गया, कैप्सूल को हिंदी में बोलते हैं आवरण। सीलिया, ये सीलिया हो गया, सीलिया के थ्रू ही मूव करता है ये सेल। ठीक है, तो सीलिया को बोलते हैं पक्षमार्ग। ये राइबोसोम हो गए, तो पता ही सबको, ये मेसोसोम हो गया। यहाँ जो ये खाली वाला जो कैविटी है ना, ये जो ऐसे यहाँ पे ऐसे वाला, ये वाला जो कैविटी है ना, इसको बोले अब मेसोसोम। क्लियर है? अब इसका एक एक करके सारा पार्ट हम पढ़ेंगे, कौन सा पार्ट है, इसका क्या काम है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे फ्लैजिला। ठीक है, फर्स्ट नंबर फ्लैजिला, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे घूम के, जितना पार्ट होगा सारा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, फ्लैजिला बोले तो कसाभिका, कसाभिका। क्लियर है? कसाभिका क्या होता है? कसाभिका, कसाभिका, कसाभिका की सहायता से जीवाणु गति करने की क्रिया करता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसल बॉडी। ठीक है, बेसल बॉडी, यह कसाभिका को, बेसल बॉडी बोले तो उसको हिंदी में बेसल बॉडी ही बोलते हैं, बेसल नहीं बेसल। यह कसाभिका को जीवाणु के शरीर से जोड़े रखने का या जोड़ने का कार्य करता है। क्या? यह कसाभिका को जीवाणु के शरीर से जोड़े रखने का कार्य करता है। क्लियर है? यही कहा था हमारा बेसल बॉडी। ठीक है, अब आता है मेसोसोम। मेसोसोम क्या होता है? जीवाणु का श्वसन अंग होता है। ठीक है, मेसोसोम, मेसोसोम उसको भी मेसोसोम ही बोला जाता है हिंदी में भी। कुछ ही पार्ट है जिसका हिंदी में जो है ना तो नाम अलग हो गया है, तो बाकी का सेम है, जैसे मेसोसोम हो गया, बेसल बॉडी हो गई, ये सबका सब सेम ही है। राइबोसोम हो गया तो सेम ही है। ठीक है, जीवाणु का श्वसन अंग होता है, श्वसन अंग होता है। मेसोसोम क्या होता है? जीवाणु का श्वसन अंग होता है, इससे जीवाणु सांस लेने का क्रिया करता है। क्या करता है? सांस लेने का क्रिया करता है। मेसोसोम क्या होता है? जीवाणु का श्वसन अंग होता है, इसके थ्रू ही जीवाणु सांस लेने की क्रिया करता है। क्लियर है इतना?
कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग होता है। ठीक है, इसको मिटा देती हूँ। राइबोसोम जीवाणु के शरीर में पाया जाने वाला सबसे छोटा यह जीवाणु के शरीर में पाया जाने वाला सबसे कोशिकांग होता है, सबसे छोटा कोशिकांग होता है। ठीक है, सबसे छोटा कोशिकांग क्या होता है? राइबोसोम। जीवाणु के शरीर में पाया जाने वाला सबसे छोटा अंग राइबोसोम ही होता है। ठीक है, यह प्रोटीन निर्माण की क्रिया करने में सहायता प्रदान करता है। मैं लिख देती हूँ, प्रोटीन निर्माण क्रिया करने में सहायता करता है। क्लियर है? या प्रोटीन निर्माण की क्रिया करने में सहायता करता है। कौन? राइबोसोम। सहायता प्रदान सहायता प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है। क्या बेसल बॉडी हो गया, मिटा दो उसको। कर देती हूँ, का ही पॉइंट है। जीवाणु के शरीर में पाए जाने वाले राइबोसोम को प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहते हैं। जीवाणु के शरीर में पाए जाने वाले राइबोसोम को प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहते हैं। इसे 70S राइबोसोम भी कहते हैं। 70S राइबोसोम भी कहते हैं। इसको ये S है, ठीक है, 5 मत समझ लेना। 70S राइबोसोम भी कहते हैं। ठीक है, अब राइबोसोम की संरचना देख लेते हैं। ठीक है, राइबोसोम की संरचना बोले तो स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। ठीक है, देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम में क्या होता है? देखो, राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। राइबोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक ऐसा रहेगा बॉल जैसे, ठीक है, और एक इससे थोड़ा सा बड़ा रहेगा। ठीक है, इसको हम बोल देंगे स्मॉलर यूनिट। ठीक है, इसको हम बोल देंगे लार्जर, बोलो या बिगर बोलो, बात बराबर। ठीक है, लार्जर यूनिट। ठीक है, हो गया 50S। ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे Mg प्लस ठीक है। अब देखो, इसका कौन सा पार्ट क्या? ये हम हेड वाला पार्ट यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे सबसे ऊपर वाले को हेड। ठीक है, इसको बोलेंगे, ये तो बेस हो गया नीचे वाला। याद कैसे रखेंगे? देखो, ऊपर हेड, नीचे बेस, और बीच वाले को क्या बोलेंगे? प्लेट। ठीक है, हेड, प्लेट और बेस। और उसके नीचे जो रहेगा ये थोड़ा इस टाइप का पार्ट रहेगा, इस टाइप का। ठीक है, मतलब इस टाइप का इधर से थोड़ा चपटा चपटा है। ठीक है, ये वाला भाग इसका इसी में धंसा जाता है। यहाँ पे एक हो जाएगा स्टॉक और एक हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, स्टॉक हो गया, एक वैल्यू हो गया। ये हो गया 30S और ये हो गया 50S।
ठीक है, दोनों को मिला के कितना बोल दिए 70s। तो बोलोगे आप 70s कैसे बोल दिए, यहाँ पे तो 80s होता है। इसका ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग ये इसी में धंसा हुआ रहता है, यहाँ पे पढ़ के पता चल रहा है कि ये वाला भाग कहाँ गया, इसी में धंसा हुआ रहता है। ठीक है, इस वजह से ये 70s ही हुआ। क्लियर है? चलो अब पढ़ेंगे पॉलीराइबोसोम। इतना क्लियर है? चलो देख लेते हैं पॉलीराइबोसोम क्या होता है। पॉलीराइबोसोम मतलब एक साथ बहुत सारा राइबोसोम कनेक्टेड होगा। ठीक है, पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम। ठीक है, जब दो या दो से अधिक, ठीक है, मतलब एक रहेगा तो सिर्फ राइबोसोम बोलेंगे, या दो से अधिक रहेगा तब जाके हम उसको बोलेंगे पॉलीराइबोसोम। ठीक है, जब दो या दो से अधिक राइबोसोम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जब दो या दो से अधिक राइबोसोम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो उस संरचना को पॉलीराइबोसोम कहते हैं। देखो, जब दो या दो से अधिक राइबोसोम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ा, ये नहीं कि एगो यहाँ है और दूगो यहाँ है तो दो से अधिक हो गया तो हो गया, नहीं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, एक यहाँ दे दिए तो पॉलीराइबोसोम नहीं हुआ, दोनों एक में अगर जुड़ा है तब जाके वो हुआ पॉलीराइबोसोम। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक राइबोसोम एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उसे हम पॉलीराइबोसोम कहते हैं। देख लेते हैं, स्ट्रक्चर एक अच्छा सा बना लेते हैं। ये हो गया छोटा वाला स्मॉलर यूनिट, ये हो गया लार्जर यूनिट। स्मॉलर यूनिट एक ऊपर वाला छोटा दे, नीचे वाला बड़ा देना है। एक साथ बहुत सारे राइबोसोम को कनेक्ट कर दिए, यही यहाँ पे हो गया mRNA। ठीक है, जब दो या दो से अधिक राइबोसोम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं तो उसे हम पॉलीराइबोसोम कहते हैं। ठीक है, अगला क्या होगा, सीलिया। पढ़ेंगे आवरण, कैप्सूल। कैप्सूल हो गया, कैप्सूल को क्या बोलते हैं, आवरण। देखो, इसमें क्या होता है, जीवाणु प्लस 85 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, प्लस 85 डिग्री सेल्सियस से माइनस 85 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्लस 85 डिग्री सेल्सियस से माइनस 85 डिग्री सेल्सियस तक में अपना जीवन यापन कर सकता है, अपना जीवन यापन कर सकते हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है, सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है। जिसे क्या कहते हैं, जिसे कैप्सूल बोले तो खोल कहते हैं। क्लियर है? जीवाणु जो होता है वो इसमें कैप्सूल इसलिए दिया जाता है कि जीवाणु प्लस 85 डिग्री सेल्सियस से माइनस 85 डिग्री सेल्सियस तक अपना जीवन यापन कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ, जैसे हम घर में हैं तो अगर आंधी आए, तूफान आए, धूप आए तो हमें नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि हमारे चारों तरफ दीवार है। ठीक है, तो वैसे ही इस जीवाणु के चारों तरफ क्या होता है, कैप्सूल होता है, खोल होता है, जिसके वजह से एक सुरक्षात्मक कवच हो ही गया उसका, जिसके वजह से वो प्लस 85 डिग्री
प्लाज्मिड दोनों, प्लाज्मिड एंड न्यूक्लियाइड। प्लाज्मिड और न्यूक्लियाइड करेंगे। ये क्या करता है न्यूक्लियाइड, प्लाज्मिड और न्यूक्लियाइड करते हैं, क्या करता है ये जीवाणु को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, ठीक है, जीवाणु के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है प्लाज्मिड और न्यूक्लियाइड। यह जीवाणु को एक पीढ़ी से, पीढ़ी मतलब जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ढोने का काम करता है, बोले तो पहुंचाने का काम करता है, कैरी करता है, ठीक है। कार्य करता है, यह एक ऐसा जीवाणु है जो यह प्लाज्मिड और न्यूक्लियाइड होता है, यह क्या करता है जीवाणु को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ढोने का कार्य करता है, पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। अब प्लाज्मिड का फिगर बना लेते हैं, बनाया था हमने सेल में भी, प्रोकैरियोटिक सेल में। ये हमारा हो गया प्लाज्मिड, ठीक है। और ये यहाँ पे हमारा हो गया न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियाइड। अगर ये दोनों को हम प्लस कर दें, ठीक है, ये प्लाज्मिड और न्यूक्लियाइड अगर हम दोनों को मिला दें तो क्या बनेगा द्वितीय, तो डीएनए। क्लियर है, प्लाज्मिड और न्यूक्लियाइड भी क्लियर हो गया। चलो अब प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म बनाया जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। जो बच्चे फर्स्ट बार नाम सुन रहे होंगे उनको याद करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए बार बार प्रैक्टिस करना, ठीक है, बार बार उसको पढ़ना, रिपीट करना बार बार। अब जीव द्रव्य क्या होता है, जीव द्रव्य हमने किसमें लिखा था, वो जो ऐसे ऐसे जो था पूरा उसको हमने जीव द्रव्य बोला था, ठीक है। सेल में जो ऐसे ऐसे पूरा था तरल पदार्थ, ठीक है। जीवाणु की कोशिका में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को ही हम जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले तरल पदार्थ, तरल पदार्थ वो लिपिड जो होता है ऊपर नीचे चलते रहता है, तरल पदार्थ। जीवाणु के कोशिका में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को ही जीव द्रव्य कहते हैं। जीवाणु के कोशिका में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को ही जीव द्रव्य कहते हैं। क्लियर है, जिसे जीवन का भौतिक आधार माना गया। अगर वहां पे जीव द्रव्य नहीं होगा तो वो सेल ही मर जाएगा, ठीक है। जिसे जीवन का आधार माना गया है। क्या, जिसे जीवन का आधार माना गया है। लास्ट ये, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, जितना पॉइंट आज हमने नोट डाउन करवाया ना सारा कल रिमेम्बर होना चाहिए। देखो तो जीवाणु क्या है, जीवाणु एक जंतु कोशिका है। क्या है जीवाणु, जीवाणु एक जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका है, जिसका बाहरी सतह
कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है। जीवाणु एक क्या है? जीवाणु एक जंतु कोशिका है, ठीक है, जिसका बाहरी सतह क्या होता है? कोशिका झिल्ली होता है, ठीक है। बाहरी आवरण लिख लो, सतह लिख लो, आवरण लिख लो, आवरण ही सही है तो आवरण लिख लो, आवरण, ठीक है। जीवाणु एक जंतु कोशिका है जिसका बाहरी आवरण, जिसका बाहरी आवरण क्या होता है? कोशिका झिल्ली होता है, ठीक है। यह प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। यह प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट जितना हमने सेल में पढ़ा था, जितना भी पार्ट, सारे पार्ट को हमने एक एक करके डिफाइन कर लिया, बहुत ही क्लियरली हमने सारा कुछ पढ़ा, ठीक है। अब रिमेंबर आपकी काम है, ठीक है, वो मैं नहीं जाके कर दूंगी, क्लियर है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे पूरा पढ़ लेंगे, जितना बचा है सेल चैप्टर को कंप्लीट ही कर लेंगे। एक पार्ट में होगा तो एक पार्ट, नहीं तो 2 पार्ट भी कर लेंगे।